वेलकम बैक टू आर एस फॉर फ्री यूट्यूब चैनल। हम लोग राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यू की बात कर रहे थे। आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो इसे हम औद्योगिक विकास की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत पहली चीज़ जो इस चैप्टर के अंदर आती है वो इंडस्ट्रियल ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ओवरव्यू के अंतर्गत सबसे पहली जो बात की है वो बात की है कि हमारी जो स्टेट की जीडीपी है उसके अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, या मैं कहूँ द्वितीयक क्षेत्र का, या मैं कहूँ सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, कितना जीएसवीए वो ऐड करता है हमारे जीएसडीपी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको मैं पहले चैप्टर के अंदर ही बता चुका हूँ, दोबारा वही बात रिपीट हो रही है। करंट प्राइसेस पे 24.80% वो ऐड करता है। ठीक है, और इसके अंदर भी जो 24.80 जो है उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का होता है और माइनिंग का होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करता है 9.31% और माइनिंग कंट्रीब्यूट करता है 4.15%। इतना ही गिवन है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ से नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ काम की चीज़ है, आगे कुछ काम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र का ही पार्ट होता है, सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट होता है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो इसके अंदर गिवन है कि हमारी जो द्वितीयक क्षेत्र है जिसे मैं इंडस्ट्री सेक्टर कहता हूँ, उसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। पहली चीज़ माइनिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात की, माइनिंग की बात की थी। माइनिंग एंड क्वायरिंग एक साथ ही आता है। ठीक है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, गैस आता है, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसेज आता है। ठीक है, आपके सामने गिवन है, आप उसे देखिए एक बार। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी आती हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन जो किए जाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान का जो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है इकोनॉमी का, ठीक है, इसे विनिर्माण क्षेत्र कहा। विनिर्माण क्षेत्र इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, बाकी माइनिंग भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी, गैस भी है, वाटर सप्लाई भी है, लेकिन ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होता। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है किसी चीज़ को नए सिरे से बनाना। ठीक है, हम कोई रॉ मटेरियल लेते हैं, उससे कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, 9.31% कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद माइनिंग करता है, माइनिंग थोड़ा सा कम करता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कितना करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4.15% लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, ये हमारे टोटल जो जीएसवीए है, जीएसवीए के अंदर हमारे 9.31% का एक कंट्रीब्यूशन करता है। जीएसवीए इसका अकेले का खुद का इतना है, या मैं कहूँ पूरी जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो 9.31% है केवल मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग एक छोटा पार्ट है हमारे द्वितीय क्षेत्र का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को केवल पूरी मैन्युफैक्चरिंग को हम द्वितीय क्षेत्र नहीं मानते। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बिजली भी है, पानी भी है, गैस भी है। ठीक है, और ये खदान का काम भी है, खनन वगैरह, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे सुनिए बात। जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, औद्योगिक जो उत्पादन होता है उसको नापा जाता है, और औद्योगिक उत्पादन को नापने से हमें पता चलता है कि हमने पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा प्रोडक्शन किया है या कम प्रोडक्शन किया है। ठीक है, और इसी से पता लगता है कि कोई देश, उसकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है या नहीं कर रही। डेफिनेट बात है, नॉर्मल सी बात है, अगर किसी देश के अंदर पिछले साल की तुलना में अगर ज़्यादा उत्पादन हुआ होगा किसी वस्तु का, तो डेफिनेट बात है उस देश के अंदर कहीं ना कहीं तरक्की हो रही है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं घट रहा है अगर उसका प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये कहेंगे कि एक चिंतनीय विषय है, और ये कहीं ना कहीं किसी देश की इकोनॉमी की हालत को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उसकी हालत अब बुरी होती जा रही है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अपने आप में कहीं ना कहीं इकोनॉमी के हेल्थ का एक सूचक है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने इंडेक्स देखे थे प्राइसेस के ऊपर। एक डब्ल्यूपीआई देखा था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक देखा था हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
वहाँ मैंने बताया था हम प्राइसेस देखते हैं आज की और पुरानी प्राइसेस से कंपेयर करते हैं, लेकिन मैंने वहाँ बताया था आपको एक हमारे पास बेस होना चाहिए, एक हमारे पास आधार होना चाहिए जिसके आधार पर हम आज की प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मामले में भी हमारे पास एक बेस होना चाहिए जिससे हम कंपेयर करेंगे कि हम उसके मुकाबले आज के समय कितना आगे पहुँच पाए हैं, कितना अब पीछे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो आईआईपी होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको हिंदी के अंदर कहते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, ये क्या करता है, ग्रोथ कंपेयर करता है। ग्रोथ का मतलब पिछले बार के मुकाबले हम कितना ग्रो कर पाए। ठीक है, और इसके लिए फिर से वो कंपेरेबल का क्या यूज़ करता है, एक बेस ईयर, एक आधार वर्ष का इस्तेमाल करता है। आधार वर्ष कौन सा इस्तेमाल किया गया है, 2011-12, सभी के अंदर 2011-12 है, इसलिए आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसके भी जो डेटा है वो मंथली लिए जाते हैं, जैसे WPI CPI के अंदर लिए जा रहे थे। और इसके अंदर डेटा किस किस चीज़ के लिए लिए जाते हैं, किस किस के प्रोडक्शन के लिए आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए आते हैं, माइनिंग में हम कितनी चीज़ें खोद के निकाल रहे हैं ज़मीन से उसके डेटा लिए जा रहे हैं एक महीने के अंदर, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके डेटा लिए जाते हैं। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हम कह देंगे आईआईपी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि कोविड की वजह से हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ था, फैक्ट्रीज वगैरह ठप हो गई थी, उनकी डिमांड भी ज़्यादा नहीं थी, जो उनके अंदर जो मैन्युफैक्चर हो रही थी जिसमें उनकी डिमांड भी ज़्यादा नहीं थी। इस वजह से जो प्रोडक्शन हुआ हमारे यहाँ पे वो 2019-20 और 20-21 के अंदर कम हुआ। ठीक है, इसका एक कारण है, इस वजह से आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आएगा, एक घटता हुआ क्रम नज़र आएगा 2019-20 और 20-21 के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन भी है जो हमारा इस बार आईआईपी रहने वाला है 2011-12, तो इसका बेस ईयर है, लेकिन 2020-21 के लिए जो आईआईपी रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 115.67। ठीक है, अगर आप लोग इसको समझना चाहें तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जो बेस ईयर 2011-12 था उसके अंदर जो ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ करता था वो 100 हुआ करता था, उससे कंपैरिजन करते हैं तो आज के समय वो कितना हो चुका है, 2020-21 के अंदर 115 हो चुका है। मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है वो 100 किलो प्रोड्यूस हो रही थी 2011-12 के अंदर, तो अब उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 115.67 किलो। ठीक है, जबकि पिछले साल 2019-20 के अंदर ये 126.90 था, और ये कम क्यों हुआ है, कोविड की वजह से। ठीक है, समझ में आई बात ये। वैसे जनरली देखिए बढ़ना चाहिए, आप अगर 2016-17 से देखें तो 122 था, 122 से बढ़ के 133 हो गया, क्योंकि किसी भी देश के अंदर जनरली प्रोडक्शन बढ़ता ही है किसी चीज़ का। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो वो चीज़ें ज़्यादा डिमांड करती है, ऑटोमेटिकली चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। 18-19 में देखिए 140 हो गया। ठीक है, तो ये बढ़ रहा था हर साल, कुछ कुछ परसेंटेज में हमारे पास जो प्रोडक्शन था वो बढ़ रहा था, लेकिन 19-20 के अंदर देखिए कम हो गया कोविड की वजह से। ठीक है, क्योंकि कोविड आ गया था लास्ट मोमेंट पे 2020 के, जब ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला था 2020 का, तब कोविड आ गया था तो टारगेट पूरे नहीं हो पाए। ठीक है, और 2020-21 की तो आपको कहानी पता है, कोविड पूरा इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका है इस साल को, तो इस वजह से इसके अंदर बहुत कम हमें आईआईपी ग्रो करता हुआ नज़र आता है। लेकिन होपफुली 2000 जब हम 21-22 के डेटा देखेंगे आगे, तो ये फिर से आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और डेफिनेटली हम इस 140 को जल्दी ही क्रॉस कर लेंगे 2024 तक, 2023-24 तक हम इसे क्रॉस कर लेंगे 140 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईआईपी के बाद हम लोग बात करते हैं, आप लोग ये डेटा ध्यान रखिए केवल, आईआईपी हमारा 2020-21 से कितना एक्सपेक्टेड है, 115.67 है, बस ये ध्यान रख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाले इसके अंदर। चलिए, हाँ एक बात और ध्यान रखना, आईआईपी में ये घट रहा है, 2019-20 में भी घटा है, 2020-21 में भी घटा है, ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की। ठीक ठीक है, ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, जब मैं इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको ज्योग्राफी के अंदर, तब मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं ज्योग्राफी के लेक्चर्स नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी ही शुरू करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें हैं एमएसएमईज़ को लेके, तो वो देख लेते हैं हम क्या है यहाँ पे। चलिए, एक स्कीम है एमएसएमईज़ को लेके, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अब आपको पता लग रहा है लघु उद्योग का मतलब क्या है, छोटी इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम छोटी इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए, ठीक है,
उनको एक्सपैंड करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए हम क्या देंगे, यहाँ पे लोन की बात करेंगे। ठीक है, कितने रुपए तक का लोन दे सकते हैं इस योजना के अंतर्गत? 10 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये योजना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है 13 दिसंबर 2019 का, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ध्यान रखना है तो रख लीजिए, इतनी बड़ी योजना नहीं है, याद रखा जाए। बस ये ध्यान रखना है 10 करोड़ रुपए तक का इसके अंदर लोन दिया जाता है छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें, लघु उद्योगों को। ठीक है, और इसमें अलग अलग लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। 25 लाख तक का लेंगे तो 8% दी जाती है, 5 करोड़ तक का लेंगे तो 6% दी जाती है, और 10 करोड़ तक का लेंगे तो 5% सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो बात पता चलती है हमें, एक एक्ट बनाया है राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2019। ये जो एक्ट है ये लागू हुआ 17 जुलाई 2019 से। अब ये है क्या? ठीक है, ज़रा इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, राज उद्योग मित्र .rajasthan.gov.in। अगर कोई भी व्यक्ति है जो एक MSME इंडस्ट्री खोलना चाहता है, वो इस लिंक पे जा सकता है, और इस लिंक के ऊपर एक वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स होगा जिसका नाम होगा डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट का मतलब है कि वो व्यक्ति ये दर्शाता है, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो इसको हिंदी में कहा जाएगा, हिंदी में भी इसने दरअसल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट लिखा है। ठीक है, दरअसल यहाँ पर वो व्यक्ति ये इच्छा जाहिर करेगा कि मैं एक MSME यूनिट खोलना चाहता हूँ, और उसके लिए एक रिक्वेस्ट सबमिट कर देगा। ठीक है, जैसे ही वो रिक्वेस्ट सबमिट करता है तो जो भी संबंधित विभाग है जिससे संबंधित वो एक यूनिट खोलना चाहता है, वो उसको एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जारी कर देगा। एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि हाँ भाई, हमने आपकी जो इच्छा है ओपन करने की, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसके एक्सेप्ट करने की वजह से होगा क्या? होगा ये कि 3 सालों तक उस व्यक्ति की जो यूनिट उसने खोली है उसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा किसी भी स्टेट लॉ के अंतर्गत। ठीक है, ना ही उसे कहीं से कोई अप्रूवल लेना पड़ेगा अपनी MSME यूनिट को रन करने के लिए। केवल यही है ये वाला एक्ट जो मैंने बात की थी, राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट। ठीक है, फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। ठीक है, यही है एक्ट जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, इसके अंतर्गत अभी तक जितने डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट आए, सभी को अभी एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ठीक है, इसके आगे मैं बात करता हूँ एक्सपोर्ट्स की। तो एक्सपोर्ट्स के मामले में ये आपको बहुत ये ज़रूरी है, याद रखना है आपको कि हम एक्सपोर्ट्स किन किन चीज़ों का करते बहुत सारी चीज़ों का है, इस टेबल में गिवन है। ठीक है, हम किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखनी। हमें केवल टॉप 5 का ज्ञान होना चाहिए कि टॉप में ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा, हम पैसे का सबसे ज़्यादा रुपए पैसे का हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू का जो एक्सपोर्ट होता है राजस्थान से, वो किसका होता है? इंजीनियरिंग गुड्स का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका एक्सपोर्ट होता है? मतलब वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ यहाँ पे किससे सबसे ज़्यादा रुपए पैसे का एक्सपोर्ट किस चीज़ का होता है? तो भाई वो किसका होता है? इंजीनियरिंग उत्पादों का होता है। ठीक है, ठीक है, इंजीनियरिंग वस्तुओं का सबसे ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कितने हज़ार करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स का होता है। ठीक है, उसकी बात हो रही है, संख्याओं की बात नहीं हो रही। जो सबसे ज़्यादा रुपए पैसे में जाता है एक्सपोर्ट होके, उसकी बात हो रही है। ठीक है, सेकंड नंबर पे टेक्सटाइल्स का नंबर है, ये नंबर वाइज ही अरेंज है। ठीक है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, घटता हुआ या बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, टेक्सटाइल्स की बात होती है, टेक्सटाइल मतलब वस्त्रों की बात हो रही है। ठीक है, कपड़े की बात हो रही है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प, उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न एवं आभूषण, और उसके बाद मेटल। ठीक है, ये टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम हैं। ठीक है, जो कि 50% से ज़्यादा इनसे हमें पैसा तो क्या मिलता है, मैं कहूँ इनसे टोटल जो वैल्यू है एक्सपोर्ट होने की राजस्थान से, वो इनकी है। ठीक है, मोर देन 50% इन्हीं से होता है, 5 से। देख लीजिए यहाँ वैल्यू गिवन है, टेक्सटाइल की वैल्यू ये रही यहाँ पे 6,165 करोड़ रुपए है। ठीक है, आप जब इनके डेटा देखेंगे तो टॉप 5 आपको यही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे अलग से हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं टोटल वैल्यू की बात करूँ, कितने वैल्यू का भाई हम लोगों ने, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, तकरीबन 50,000 करोड़ का,
1946.10 करोड़ रुपीज़ का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ 19-20 के अंदर। ठीक, उससे रिसेंट डेटा हमारे पास नहीं है, कितना ही है तो हमें इतना ही याद करना है। ठीक है, तो वो 5 जो चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए, वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। सबसे ऊपर इंजीनियरिंग है, वस्तुएं हैं, सेकंड नंबर पे कपड़ा है, तीसरे पे हस्तशिल्प है, चौथे पे रत्न एवं आभूषण है, तथा पाँचवें पे धातु या मेटल्स शामिल है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए, या मैं कहूँ बढ़ाने के लिए। ठीक है, राजस्थान ने भाई 2 काउंसिल्स का गठन किया है। कौन कौन सी हैं? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, ये किसका कब गठन हुआ? 8 नवंबर 2019। हिंदी में अगर बात करूँ, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। सेकंड नंबर है राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल। तो आप ध्यान रख लेना केवल इनके नाम। ठीक है, कि 2 काउंसिल्स का गठन किया गया है ताकि हमारे स्टेट में एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, इंडिया के बाहर सामान को बेचना। ठीक है, वो एक्सपोर्ट कहलाता है। अब इसके बाद कहानी आती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कितनी आसानी से कोई व्यक्ति अगर किसी कंट्री में या किसी स्टेट में बिजनेस करना चाहता है तो उसको कितनी आसानी होगी, कितनी आसानी से वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को दर्शाती हैं। जहाँ जितनी सुगमता होगी वहाँ उतनी ही बेहतर रैंकिंग होगी उस स्टेट की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, केवल ये एक चीज़ काम की है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो है वो नोडल डिपार्टमेंट है फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव्स। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि भाई हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्री का उद्योग विभाग जो है, ठीक है, ये नोडल डिपार्टमेंट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इसके ऊपर बातें हैं लेकिन ये काम की नहीं है आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, जिसकी भी मैं बात कर रहा था, जो कि नोडल डिपार्टमेंट है। ठीक है, उद्योग विभाग की मैं बात कर रहा हूँ जो कि नोडल डिपार्टमेंट है। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत। तो भाई देखिए, जो उद्योग विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, इसने अपने 36 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर खोल रखे हैं। 36, ठीक है, 33 नहीं है, बार बार क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, हमारे यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 33। तो क्वेश्चन बार बार बन जाता है इस तरह का कि भाई हमारे यहाँ पे टोटल DIC कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर कितने हैं, तो 36 हैं। ठीक है, जबकि 8 सब सेंटर्स भी हैं। ठीक है, आगे बात करता हूँ अगर मैं, एक MSME इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है। ठीक है, MIFC। ठीक है, कहाँ खोला गया है? जयपुर, अजमेर और जोधपुर में। ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे निवेशक सुविधा केंद्र खोला गया है। ठीक है, कहाँ पे? जयपुर, अजमेर और जोधपुर के अंदर खोला गया है। ठीक है, किस लिए खोले जाते हैं ये? ताकि जो लोग इंडस्ट्री के सेक्टर में आना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं, उनको जो रिक्वायरमेंट हो, किसी विभाग से क्लियरेंस वगैरह लेना हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ से आके वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ काम की चीज़ नहीं है यहाँ पे, ये सब आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, आप इन सबको छोड़ दें। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई वो भाई आई राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाए उसके ऊपर पॉलिसी बनाई गई है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, इसी गवर्नमेंट ने बनाई है। ठीक है, जिस वजह से पूछ सकता है, इसमें केवल एक चीज़ पूछेगा, कब लागू हुई? 1 जुलाई 2019 को, बस और कुछ नहीं। या फिर ये पूछेगा किस साल की है, तो 2019 की है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसमें जो बात लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि भाई हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं जो इकोलॉजिकली फ्रेंडली हो, बैलेंस्ड हो, सस्टेनेबल हो। ठीक है, काफ़ी सारा उससे हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, कम से कम नुकसान पहुँचाएँ एनवायरनमेंट को, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है,
आप पढ़ लीजिएगा, ज़रूरत हो तो। बाकी एग्ज़ाम में अभी नहीं पूछेगा, मेंस के अकॉर्डिंग पूछेगा अगर पूछेगा तो। इसके अलावा ये पॉलिसी के अंतर्गत जो स्कीम लागू की गई है, उस स्कीम का नाम है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। ये भी 2019 की है, लेकिन ये इसके अंतर्गत आती है स्कीम, पॉलिसी के अंतर्गत, इसलिए ये बाद में लागू की गई है 17 दिसंबर 2019 में। ठीक है, अब इस स्कीम के अंतर्गत है क्या? ठीक है, देखिए नाम सुनिए इसका, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, निवेश ज़्यादा आए। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहा गया राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अब निवेश तब आएगा जब हम कुछ लुभावना ऑफर देंगे निवेशकों को। ठीक है, तो लुभावना ऑफर किस तरह का दिया गया है, ज़रा देखिए। जो निवेशक हैं उनसे हम कह रहे हैं कि हम आपको 100% तक कंसेशन देंगे, या हम रीइम्बर्स कर देंगे आपको किस चीज़ का, SGST का। आप समझिए, GST जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक CGST होता है और एक SGST होता है। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, SGST स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एक प्रकार का लुभावना ऑफर दे रही है इन्वेस्टर्स को कि अगर आप हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आप हमारे यहाँ कुछ खोलते हैं नई चीज़, तो आपको SGST नहीं देना पड़ेगा 7 सालों तक, या 7 सालों तक अगर आप देते हैं तो हम उसको पूरा का पूरा रीइम्बर्स कर देंगे, दोबारा आपको दे देंगे। ठीक है, ये इस तरह का कुछ लोक लुभावना सा ऑफ़र है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी नहीं लेंगे हम आपसे। स्टाम्प ड्यूटी और मंडी ड्यूटी है वो भी हम आपकी माफ़ कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, या कहें इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए इस तरह की बातें लिखी जाती हैं, और ऐसा करती भी है गवर्नमेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है, चलिए आगे जो बात की है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के बाद, वो आती है बात कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। देखिए, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वो काफ़ी सारा पैसा कमाती हैं, तो उनकी एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आती है उनके ऊपर कंधों पे कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। तो वो जो भी काम करती हैं जिससे सोसाइटी का कुछ भला हो सके, जैसे स्कूल्स खोल दिए, या पेड़ लगवा दिए, ठीक है, या कचरा उठवा दिया, ठीक है, कहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे के सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत। तो यहाँ लिखा हुआ है, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें साफ साफ ये बात लिखी हुई है गवर्नमेंट ने कि भाई अगर आप कंपनी रन करते हैं तो किसी कंपनी को भाई अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी सोसाइटी के प्रति। वो लिखा गया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 135 में। ठीक है, और इस सेक्शन नंबर 135 में जो बात लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि अगर कोई कंपनी हो जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ से या उससे ज़्यादा हो, मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी को किसी तारीख को बेचा जाए तो उसकी जो वैल्यू हो वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो टोटल बिजनेस जो कर रही है एक साल में वो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का कर रही हो, या फिर उसका जो नेट प्रॉफिट है वो एक साल में 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, इन तीन में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर पूरी हो रही हो, तीनों होना ज़रूरी नहीं है एक साथ पूरी हो, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर पूरी हो रही हो तो उस कंपनी के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है, मतलब ऐसा करना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने पिछले 3 जो फाइनेंशियल ईयर्स थे, अपने पिछले 3 जो फाइनेंशियल ईयर्स थे उनका वो प्रॉफिट ले, उनका प्रॉफिट ले। दोबारा कह रहा हूँ, जो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स थे उनका प्रॉफिट ले। ठीक है, उनका प्रॉफिट ले, नेट प्रॉफिट ले। नेट प्रॉफिट लेने के बाद उसको डिवाइड बाय 3 करे, या मैं कहूँ उसका एवरेज निकाले। ठीक है, उसको डिवाइड बाय 3 करे या उसका क्या करे, एवरेज निकाले। और जो एवरेज नेट प्रॉफिट निकला उसके पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर्स का, उस नेट एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% वो CSR के ऊपर खर्च करे। ठीक है, थोड़ी पेचीदा पेचीदा बात हो गई, लेकिन आप इसको इजीली समझ सकते हैं। पिछले 3 सालों का टोटल नेट प्रॉफिट ले, उसको डिवाइड बाय 3 करे, जो भी वैल्यू आती है उसका 2% वो CSR के ऊपर खर्च कर दे। ठीक है, यही है CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या मैं कहूँ कि भाई किसी भी एक बड़ी कंपनी को सोसाइटी के प्रति जो खर्चा करना पड़ता है वो कहलाता है CSR। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, CSR वेब पोर्टल।
ठीक है। इसके ऊपर जाके कोई भी कंपनी है वो ये देख सकती है, ये बता सकती है गवर्नमेंट को कि भाई हम पैसा खर्च करना चाहते हैं इतना 1000 रुपये या इतना लाख रुपया किसी काम में, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक गवर्नमेंट कंपनी है जो CSR की जिम्मेदारी निभाना चाहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको जिस काम के प्रति वो जिम्मेदारी निभाना चाह रही है उसकी उसको कहूँ मैं कि एक्सपीरियंस हो। जैसे मान लीजिए एक टेक्सटाइल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन अब वो एक स्कूल बनवाना चाहती है, तो उसके पास एक्सपर्टाइज नहीं होगा कि स्कूल किस तरीके से बनाए, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है, CSR वेब पोर्टल के ऊपर जा सकती है, वहाँ पे ये बात बता सकती है कि मैं एक स्कूल बनाना चाहती हूँ, वो कंपनी, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे उसको एक कॉन्ट्रैक्टर को उपलब्ध कराएगी और कॉन्ट्रैक्टर वो सारा काम देखेगा, ठीक है। तो ये वेब पोर्टल इसीलिए है ताकि CSR कंपनीज़ अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकें और ऐसे लोग जो CSR के माध्यम से रोज़गार पाना चाहते हैं उनका काम करके वो रोज़गार प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो CSR वेब पोर्टल इसी के लिए ही है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, CSR को पूरा करने के लिए, इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए और इन लोगों का काम करवाने के लिए, जिस जो भी ये CSR के अंतर्गत काम करना चाहती है कंपनी, उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान CSR अथॉरिटी का निर्माण किया है, ठीक है। राजस्थान CSR अथॉरिटी का निर्माण किया है 6 नवंबर 2019 को, ठीक है। तो ध्यान रखना 6 नवंबर 2019 को राजस्थान CSR अथॉरिटी का निर्माण या गठन किया गया है। आगे देखते हैं। CSR को इंग्लिश हिंदी के अंदर कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कहा गया है, ठीक है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कहा गया है। अब देखिए एक नई चीज़ आई, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, उसका खूब पैसा है, मान लीजिए कई करोड़ रुपए हैं, और वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाना चाहते हैं। मान लें अभी हम टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, तो वो कहता है कि साहब मैं 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खड़ा करना चाहता हूँ। अब जैसे ही 1000 करोड़ की बात आती है कि बहुत बड़ी अमाउंट है, और इससे जो इंडस्ट्री सेटअप होगी वो किसी भी जगह का नक्शा पलट देगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे देखिए काफ़ी सारा रोज़गार डेवलप होगा, अगर रोज़गार डेवलप होगा लोग वहाँ आएंगे, लोग वहाँ आएंगे तो अपना आप वहाँ आसपास से एक बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो जाएगा, वहाँ स्कूल भी डेवलप होगा, वहाँ कॉलेज भी डेवलप होगा, वहाँ हॉस्पिटल भी डेवलप होगा, वहाँ रोड्स भी बन जाएंगे, वहाँ बिजली भी आ जाएगी, वहाँ लोग रहने भी लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें आती हैं अगर एक इंडस्ट्री लगती है तो, ठीक है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होने की वजह से और ऐसे व्यक्ति को राजस्थान में ही रोकने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ब्यूरो बनाया है, उसका नाम दिया है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। इसका मतलब ये है, इसका अगर मैं इसको डिकोड करूँ, इसका मतलब ये है कि हम ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के अंदर रोकना चाहते हैं जो कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनको हम यहाँ पे काफ़ी सारी लोक लुभावनी या कहें एक थोड़ा सा उनको यहाँ राजस्थान में रोकने के लिए काफ़ी सारी उनको कहूँगा मैं कि उनको फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं जो दूसरे स्टेट शायद ना दे पाएँ, और इस वजह से उनसे नेगोशिएट करने के लिए हमने राजस्थान के अंदर जो सबसे टॉप लेवल के जो सिविल सर्वेंट होते हैं, इनका नाम होता है चीफ सेक्रेटरी, उनको अपॉइंट किया हुआ है BIP का चेयरमैन, ठीक है। ध्यान से सुनिए बात, BIP के जो चेयरमैन होते हैं ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के, वो कौन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब डायरेक्टली ऐसे लोगों से डील करते हैं जो कि राजस्थान में 10 करोड़ या उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनकी तुरंत वो सुनवाई करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा, आपको जहाँ से भी क्लियरेंस चाहिए वो इजीली मिल जाएगी, आपको जल्द से जल्द हम कई चीज़ों में छूट दिलवा देंगे, आपको बस राजस्थान से बाहर कहीं नहीं जाना, आपको राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। इस तरह की बातें हैं ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अंतर्गत, ठीक है। तो BIP क्या है, नोडल एजेंसी है किस चीज़ की, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की, जिसके हेड कौन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो किससे ऊपर के इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, 10 करोड़ से ऊपर के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर और कुछ काम की चीज़ नहीं है। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक नई चीज़ खोली गई है, वन स्टॉप शॉप। इसका मतलब ये है कि केवल एक जगह से सभी प्रकार के काम हो जाएंगे, ठीक है।
एक ही जगह से सभी प्रकार के काम हो जाएंगे। मतलब कोई एक व्यक्ति है जो अपने बड़े से ब्रीफकेस के अंदर खूब सारे नोट भर के लाया, उसे केवल एक जगह बैठे रहना है चीफ सेक्रेटरी के सामने। चीफ सेक्रेटरी साहब फ़ोन लगाएंगे वन मंत्रालय को, बोलेंगे साहब इनके लिए वो ज़मीन आप क्लियर कर दो वहाँ का, वो क्लियर कर देंगे। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को फ़ोन लगाएंगे, वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, वो बोलेंगे भाई इनके लिए आप बिजली की खंभे बिछा दो, वो बिछा दिए जाएंगे। वो फ़ोन करेंगे, बोलेंगे भैया इनके लिए रोड बिछा दो, रोड बिछा दिए जाएंगे। मतलब एक जगह बैठे बैठे उस व्यक्ति के सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, इसको नाम दिया गया वन स्टॉप शॉप। और वन स्टॉप शॉप के लिए एक और चीज़ का निर्माण किया गया है, उसका नाम है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा ये थोड़ी सी बड़ी चीज़ होगी बीआईपी से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो डायरेक्ट इसकी चेयरमैनशिप होगी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, वो कौन देखेगा? चीफ मिनिस्टर साहब देखेंगे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वन स्टॉप शॉप के अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है, ठीक है, किस लिए किया गया है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो राजस्थान के अंदर। वो किसकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत किया गया है? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की चेयरमैनशिप के अंतर्गत। ठीक है, और वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी के लिए जो वेब पोर्टल डिज़ाइन किया गया है उसका नाम है राज निवेश डॉट राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन। ठीक है, तो केवल इतनी सी चीज़ें, अगर आपको पहले नहीं पढ़ा हो तो परेशान ना हो, आप इनके नाम याद रख के इनको रट लें कि भाई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। बीआईपी मतलब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का कौन चीफ होता है? चीफ सेक्रेटरी। बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, अब इसके आगे मैं बात करता हूँ रीको की। रीको क्या है, समझिए ज़रा सी बात को। राजस्थान के अंदर हम लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप भी करने हैं। ठीक है, और वहाँ पे लोगों को बुलाना भी है और उसके अंदर दुकानें वगैरह भी बांटनी है। ठीक है, तो जो उसको डेवलप करने के लिए जो हमारे पास संस्था है वो है रीको। ठीक है, अगर हमें कहीं पे इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप करना होता है तो हम किसको याद करते हैं? रीको को। ये राजस्थान की गवर्नमेंट की ही एक संस्था है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, रीको। ठीक है, ये क्या करती है? किसी एक जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। मान लीजिए एक खाली जगह है, सरकार ने चूज़ कर ली और कहा कि भाई हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप, एक इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो उस जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आधारभूत संरचना, मतलब रोड हो गए, बिजली हो गई, पानी हो गया और दुकानें वगैरह बनाना हो गया, वो कौन डेवलप करता है? रीको करता है। ठीक है, एक तो इसका ये काम होता है। दूसरा काम इसका होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। मतलब जो दुकानदार अगर वहाँ पे दुकानें खरीदना आना चाहते हैं, जो रीको ने डेवलप किया है इंडस्ट्रियल एरिया, तो उन दुकानों को खरीदने के लिए रीको क्या करेगा? उनको लोन दे देगा। ठीक है, अगर किसी की पहले से दुकान है, वो वहाँ पे एक और दुकान खरीदना चाहता है तो उसके लिए दे देगा। कोई रिनोवेट करना चाहता है उसके लिए दे देगा। तो अलग अलग चीज़ों के लिए ये लोन भी प्रोवाइड कर देता है रीको। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट इसकी जो फंक्शंस हैं रीको के। ठीक है, इसके अलावा जो स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की, उनको भी ऑपरेट करता है। कौन कौन सी स्कीम्स हैं ये यहाँ पे काम की नहीं है, इनमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, हाँ, एक जो काम करता है वो एक और काम ये करता है कि भाई ये स्पेशल पार्क्स का डेवलपमेंट करता है। स्पेशल पार्क्स का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्रियल रीजन इसने डेवलप किया जहाँ पे केवल एग्रो फूड पार्क्स लगाए जाएंगे। एग्रो फूड पार्क्स का मतलब होता है जहाँ पे केवल खाने पीने से संबंधित फैक्ट्रीज ही होंगी। ठीक है, तो वो एक ऐसा इंडस्ट्रियल रीजन हो जाएगा जो एग्रो फूड पार्क कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भाई देखो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। रीगो ने अब तक 4 एग्रो फूड पार्क्स डेवलप किए हैं, एक तो जोधपुर में, एक कोटा में, अलवर में, श्रीगंगानगर में। याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, कारण यह है श्रीगंगानगर को तो हम राजस्थान का वीट बाउल कहते हैं, अन्न का कटोरा, ऐसे याद हो जाएगा। फूड पार्क है भाई। ठीक है, कोटा भी उससे पीछे नहीं है क्योंकि कोटा के अंदर भी देखिए नदियाँ बहती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी नदियाँ बहती हैं, चंबल यहीं से बहती है, तो यहाँ पानी खूब सारा है, इसलिए यहाँ पे भी प्रोडक्शन काफ़ी होता है। कोटा ऐसे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अलवर क्यों है फूड पार्क? क्योंकि देखिए इसकी क्लोजनेस है दिल्ली के साथ, तो दिल्ली की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्रो फूड पार्क भी खोल दिया। ठीक है, तो कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर तो आसानी से याद हो जाएंगे। और बोरानाडा का, अगर जोधपुर का आपको याद रखना है तो इस तरीके से याद रख लीजिए। भाई देखिए गहलोत जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो सबसे ज़्यादा चीज़ वो अपने यहाँ लेके अच्छी अच्छी चीज़, तो वो बोरानाडा में उन्होंने क्या खोल दिया? एग्रो फूड पार्क खोल दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन, अगर मैं इसको हिंदी के अंदर बोलूँ तो हिंदी के अंदर इसको कहूँगा मैं, एक सेकंड रुकिए।
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, ये कहाँ खोला जा रहा है भाई? ये खोला जा रहा है तिनवाड़ी में, जोधपुर में। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, एग्रो फूड पार्क 4 हैं, जबकि एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन तिनवाड़ी जोधपुर में खोला जाएगा रीको के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने जापानी लोगों की डिमांड पे इन्होंने एरियाज़ डेवलप कर दिए, जो केवल जापानी कंपनीज वहाँ पे स्थापित होती हैं। ठीक है, वहाँ खोली जाती हैं। इन्होंने 2 जगह पे किया है ऐसा काम, नीमराणा में। ठीक है, नीमराणा अलवर में पड़ता है, और अलवर में ही एक और जगह है घिलोट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने केवल जापानीज़ इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्होंने जगह का डेवलप किया, इंडस्ट्रियल एरिया का। ठीक है, रीको ने जापानीज़ जोन बनाए हैं नीमराणा में और घिलोट में। 2 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनीज हैं, उनके नाम कुछ के गिवन हैं, देख लीजिएगा आप। इसके अलावा इन्होंने बनाए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, एक ऐसे एरियाज़ जहाँ पे टैक्सेशन के जो नियम होते हैं वो उस चार दीवारी से बाहर, इस चार दीवारी के बाहर जो नियम होते हैं उनसे अलग होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक सेज़ है, किसी चार दीवारी के अंदर हमने बहुत बड़ा सा एक रीजन बना दिया, इंडस्ट्रियल रीजन, उसे सेज़ नाम दे दिया। ठीक है, तो उस चार दीवारी के अंदर मान लीजिए जो टैक्सेशन के नियम होंगे, मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए उस पर 2% टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो बाहर, उस चार दीवारी के बाहर जो नियम होते हैं टैक्सेशन वगैरह के, तो वो अलग होंगे, और अंदर जो लगेंगे वो अलग होंगे, ताकि हम उन्हें कहूँगा मैं एनकरेज कर सकें कि आप सेज के अंदर आएँ और यहाँ पे आके आप ज़मीन लें और यहाँ पे आके आप प्रोडक्शन करें। क्योंकि वहाँ पे हम उनसे क्या कर रहे हैं, जो टैक्सेशन रेट्स वगैरह होती है वो थोड़े से वहाँ पे कम लेते हैं। उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर रिबेट दे देते हैं, उनसे दुकानें जो हम बेचते हैं उनके अंदर रिबेट दे देते हैं। जो वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है, वो थोड़ा सा हम कम ले लेते हैं। अगर वो चार दीवारी के बाहर होता तो हम उनसे ज़्यादा लेते हैं टैक्सेस वगैरह। ठीक है, तो हम उनको दरअसल वहाँ आने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लालच दे रहे हैं, ताकि वो वहाँ आएँ और वहीं एक जगह से वो अपना सारा जो बिज़नेस है वहीं से बैठ के करें। ठीक है, उस सेज के अंदर आके वो जगह लें। ठीक है, तो रीको ने देखिए 2 ऐसे स्पेशल सेज डेवलप किए। ठीक है, जो खासतौर से जेम्स और ज्वेलरी के लिए किए गए थे, 1 और 2। लेकिन जेम्स और ज्वेलरी वाले वहाँ दुकानें खरीदने नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया, मल्टी प्रोडक्ट कर दिया। आप कोई भी आओ, कोई भी लो वहाँ पे। ठीक है, वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाले वहाँ आ सकते हैं, वहाँ दुकानें ले सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं आराम से। और ये दोनों कहाँ पर हैं, सीतापुरा में हैं। लेकिन रीको को एक बात समझ में आई जब उन्होंने डेवलप किया कि भाई इसके अंदर घाटा बहुत है, बना तो देते हैं हम लोग लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं आता। ठीक है, तो इससे सबक लेते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बार रीको को जिम्मेदारी नहीं दी। इन्होंने क्या किया, इस बार महिंद्रा वालों को पकड़ा, नीचे लिखा हुआ है महिंद्रा, महिंद्रा वालों को एक ज़मीन दी और ज़मीन का टुकड़ा दे के बोला कि भाई आप एक काम करें, इसके ऊपर सेज का निर्माण करें। ठीक है, सेज का निर्माण करने का मतलब होता है चार दीवारी बनाना, उसके अंदर बढ़िया से रोड्स वगैरह बनाना, उसके अंदर खंभे लगाना बिजली के, पानी की पाइपलाइन वगैरह बिछाना, और बढ़िया सी वहाँ दुकानें तैयार कर देना। ठीक है, ये कहलाता है सेज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, राजस्थान गवर्नमेंट ने रीको से तो कहा भैया आप इसको ज़मीन दिलवा दो, तो ज़मीन दिलवा दी महिंद्रा को। महिंद्रा ने सारे काम किए, और उसके बदले में महिंद्रा को क्या किया, कुछ दुकानें वहाँ पे सरकार ने फ्री में दे दी कि भैया आपने जो मेहनत की उसके बदले में आप ये दुकानें ले लो, बाकी की जो दुकानें हैं वो हम ले लेते हैं। तो सरकार का जेब से दरअसल कुछ नहीं लगा। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि कुछ बिका नहीं था, सरकार को थोड़ा नुकसान हुआ था सीतापुरा वाले में, इसलिए यहाँ पे सरकार को जेब से कुछ नहीं देना पड़ा, अपनी जेब से। ठीक है, सारा का सारा खर्चा किसने किया, महिंद्रा ने किया। ठीक है, और उसके बदले उसको दुकानें दे दी। ठीक है, तो कुछ सरकार ने अब इस तरीके से प्लानिंग की है कि इस तरीके से सेज बनाए जाएंगे राजस्थान में। ठीक है, तो ये जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है, ये कहाँ पर है, सेज जयपुर के अंदर है, और ये मल्टी प्रोडक्ट है। ठीक है, रिको के साथ मिलके बनाया है महिंद्रा ने। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीको के बाद, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में एक सहायक संस्था थी। ठीक है, अगली जो संस्था आती है उसका नाम है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजसीको। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी के अंदर बोलूँ तो हिंदी के अंदर इसको कहेंगे राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजसीको। अच्छा, जो रीको आप लोगों ने पढ़ा उसकी स्थापना 1980 में हुई थी, जिसको नहीं पता वो लिख लेना, उसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और इसकी राजसिको की स्थापना 1961 में की गई थी भाई। और आपको नाम से पता लग रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए है ये। ठीक है, लघु उद्योगों के लिए है ये। ठीक है,
और लघु उद्योगों के साथ साथ ये जो हस्तशिल्पकार होते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्समैन जो होते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनकी भी सहायता करता है ये स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसी को। ठीक है, ये क्या क्या करता है ज़रा सी उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। वैसे तो मैं आपको जब इंडस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बनते हैं इसके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो बनाती हैं, उनको एक्सपोर्ट करवाने का एक काम करते हैं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट करवाने के लिए क्या करते हैं, पहले कुछ जगह पे ये स्टोर करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि राजस्थान दूर है पोर्ट से, मतलब बंदरगाह से दूर है, और यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट से केवल कुछ हल्की चीज़ों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, भारी चीज़ों को एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इनलैंड कंटेनर डिपो बना रखे हैं राजसिकों ने, ठीक है। इनलैंड कंटेनर डिपो का मतलब है कि भाई यहाँ पे ट्रेन आती है, ट्रेन के बड़े बड़े यहाँ पे कंटेनर्स आते हैं, उनके अंदर हम सामान हमारा लोड कर देते हैं, वो सामान चला जाता है बंदरगाहों पे, ठीक है, या तो मुंबई के या फिर गुजरात के, और फिर वहाँ से वो एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए हैं जहाँ पे आके सामान स्टोर किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, और आज सिकों ने बनाए हैं कहाँ कहाँ पे, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी, ठीक है। भिवाड़ी का नाम इसलिए आया क्योंकि अलवर है, अलवर के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। भीलवाड़ा का नाम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारी हैं। जयपुर का नाम आप समझ सकते हैं क्यों है, क्योंकि सिटी है, और जोधपुर का नाम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। जोधपुर के अंदर दरअसल बोरा नाड़ा जगह है, वहाँ पर है ये, ठीक है। अ, इसके बाद में जो बात करूँ वो ये है कि भाई वास्तविकता में 4 जगह तो है, लेकिन केवल जोधपुर और जयपुर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो चालू हैं। बाकी भिवाड़ी की और भीलवाड़ा की, ये दोनों बंद हैं अभी, ठीक है। वहाँ से एक्सपोर्ट के लिए इनलैंड कंटेनर डिपोज चालू नहीं हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ सामान, हल्का सामान है जो कि एयरलिफ्ट किया जा सकता है, उसकी सुविधा ये देते हैं एक्सपोर्ट करने की सांगानेर एयरपोर्ट के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो ये तो एक काम करते हैं, देखिए जो इनके साथ जुड़े हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और आर्टिसंस हैं, उनके सामानों को ये एक्सपोर्ट करवाते हैं। एक्सपोर्ट करने के अलावा ध्यान से देखिए और क्या काम करते हैं, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मार्केटिंग असिस्टेंस भी देते हैं। मार्केटिंग असिस्टेंस का मतलब है कि भाई जो सामान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने या हैंडीक्राफ्ट्स वालों ने बनाया है, उसको ये बिकवाते भी हैं, ठीक है। उसको ये बिकवाते भी हैं, मतलब उनके पास ख़रीदार को पकड़ के लाते हैं ये, ठीक है। ये किस तरीके से काम करती है चीज़ ज़रा समझिए। मान लीजिए एक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले को जब कूलर बनाता है तो उसको देखिए लोहे की चादर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अपने आप में बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वो लार्ज इंडस्ट्री है, वो स्मॉल इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, उससे कहते हैं कि इस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है इतने शीट की। तो वो क्या करते हैं, बिचौलिए बनते हैं, और वो क्या करते हैं, जो शीट्स होती हैं वो उपलब्ध करवाते हैं उस कूलर बनाने वाले को। उसके बदले में वो क्या करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मान लीजिए उसे कूलर्स की रिक्वायरमेंट है, तो कूलर्स वो कूलर बनाने वाले से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बिकवा देते हैं। तो आप समझिए रॉ मटेरियल भी ये दिलवाते हैं इस कूलर बनाने वाले को, और कूलर बनाने वाले की बिक्री भी करवाते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कूलर बिकवा के, ठीक है। तो दोनों ही तरफ इनका काम चलता है। मतलब ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक पुल की तरह काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसे। ये मार्केटिंग असिस्टेंस भी दिलवाती है, ठीक है, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर भी करवाती है, मतलब खरीदवाती भी है छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है सब कुछ, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये क्या करती है भाई, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, क्राफ्ट्समैन के जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, हस्तशिल्प जो होते हैं, ठीक है, उनको ये बेचने का काम भी करती है खुद, ठीक है। इसकी खुद की एक शॉप है, उस शॉप का नाम है राजस्थली। राजसिकों की खुद की जो शॉप है जहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बेचे जाते हैं, उसका नाम क्या है, राजस्थली। राजस्थली एम्पोरियम, ठीक है। राजस्थली एम्पोरियम कहाँ कहाँ पे इसकी शॉप है भाई राजसिकों की, तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए। केवल 4 जगह हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से अपने राजस्थान में 2 हैं, जयपुर, उदयपुर।
याद रह जाएगा, बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसके अलावा और कोई बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है राजस्थान के अंदर, ठीक है, जयपुर और उदयपुर के अलावा। इसके अलावा दिल्ली हमारी क्योंकि कैपिटल है इस वजह से, और कोलकाता आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। कई बार पूछ लेता है राजस्थली एम्पोरियम कहाँ कहाँ पर है, तो केवल 4 जगह हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ से बेचने का काम भी करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स को, जो ये खरीदते हैं क्या क्राफ्ट्समैन से। इसके अलावा ये जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के लिए एग्जीबिशंस का ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, ठीक है, और भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं किसकी, राजसिको की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन आई राजसिको की तरह, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राजसिको जो था वो किसी भी प्रकार का लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जबकि उसके बारे हमने रिको देखा था, वो लोन भी प्रोवाइड कर देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब आरएफसी की मैं बात करता हूँ तो ये देखिए 1955 में इसकी स्थापना हुई, 1955 में, ठीक है। और ये सभी प्रकार के लोन प्रोवाइड करता है सभी प्रकार के इंडस्ट्रीज़ को। अगर कोई नई इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो उसके लिए, कोई बढ़ाना चाहता है अपनी इंडस्ट्री को, एक्सपेंशन करना चाहता है तो उसके लिए, कोई रिनोवेशन करना चाहता है, पुरानी मशीन हटा के नई मशीन लगाना चाहता है तो उसके लिए, सभी तरह के इंडस्ट्रीज से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन। कितने रुपए तक का, 20 करोड़ रुपए तक का, उससे ज़्यादा का नहीं करता। जबकि जो रिको है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितने का ही कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगर आरएफसी की, तो आरएफसी के अंतर्गत देखिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, लोन स्कीम्स हैं, ठीक है। क्योंकि मेन काम इसका क्या है, केवल लोन प्रोवाइड करना, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। लेकिन इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट एक स्कीम है YUPY, ठीक है, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ठीक है। और भी कुछ योजना है, गोल्ड कार्ड स्कीम, प्लेटिनम कार्ड स्कीम, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आएंगे तो बता दूंगा आपको। अब युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना जो है यहाँ लिखी हुई है, ये दरअसल किसको दिमाग में रख के बनाई गई है, यूथ को। यूथ का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी हो, 45 साल से कम हो, यहाँ लिखा हुआ है 45 साल से कम, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या करते हैं भाई, गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट इसके अंतर्गत 15 करोड़ रुपए लिखा हुआ है, शायद ये 1.5 करोड़ रुपए लिखा हुआ है, 150 लाख रुपए लिखा हुआ है। 150 लाख का मतलब होगा 1.5 करोड़ रुपया, ठीक है। तो 1.5 करोड़ रुपए के लोन पर ये 6% तक की सब्सिडी देती है इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर 6% तक की सब्सिडी देती है, अगर वो लोन कितने रुपए तक का हो, 1.5 करोड़ रुपए तक का हो, YUPY स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। पुरानी स्कीम है, 2013-14 में लॉन्च की गई थी, और लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है इसके अंदर, ठीक है। केवल ये ध्यान रखना है इसमें युवा की डेफिनेशन क्या है, 45 साल से कम का व्यक्ति लोन कितने तक का दे सकते हैं, 1.5 करोड़ रुपए तक का। और इसमें जो इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी जो मिलती है वो कितनी मिलती है, 6% की मिलती है। केवल आपको ये ध्यान रखना है और कोई ध्यान नहीं रखना, ठीक है। पढ़ लीजिएगा आप लोग, यही चीज़ें आपको निकल के आएंगी। क्योंकि देखिए लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी होती है, समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं उसको आसान कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अब जो अगली चीज़ आती है वो है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। दिल्ली से मुंबई के बीच में एक औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है, ठीक है। ये औद्योगिक गलियारा क्या है, दरअसल ध्यान से समझिएगा। वास्तविकता में यूपी के दादरी से स्टार्ट होके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, ठीक है। एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है जिस पे केवल मालगाड़ियाँ ही चलेंगी, उस पर कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने वाली, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी होने वाली है, 1483, मतलब तकरीबन 1500 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी रेलवे लाइन जो होगी उसका तकरीबन 39% हिस्सा जो है वो कहाँ से पास होने वाला है, राजस्थान से पास होने वाला है। अब आगे सुनिए बात ध्यान से। जो ये रेलवे लाइन होगी जिसका 39% हिस्सा राजस्थान से पास होगा, उसके 150 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, जो रेलवे लाइन होती है उसके 150 किलोमीटर के आसपास इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप किया जाएगा, और यही इंडस्ट्रियल रीजन क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 150 किलोमीटर का रीजन होगा ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ इस रेलवे लाइन के, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया है, इन्फ्लुएंस रीजन। इस 150 किलोमीटर के रीजन को क्या नाम दिया गया है, इन्फ्लुएंस रीजन, इस रेलवे लाइन के आसपास के रीजन को, ठीक है।
तो हम इसके आसपास क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप करने वाले हैं। और क्योंकि 39% हिस्सा राजस्थान से गुजर रहा है, इसका मतलब राजस्थान में भी काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप होंगे। वैसे टोटल 5 इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होने का प्लान है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट 2 ही इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप किए जा रहे हैं पहले फेज़ के अंदर। ठीक है, इस DMIC के पहले फेज़ में 2 इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप किए जा रहे हैं। पहले का नाम है KBNIR खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन। ठीक है, और दूसरे का नाम है JPMIA जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। बाकी 3 हैं, अभी उनके ऊपर काम नहीं चल रहा है, वो प्रपोज्ड हैं केवल। ठीक है, समझ आई बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाई ये खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन की बात कर रहा है। ये कितना बड़ा होगा, 165 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत फैला होगा। ठीक है, रेलवे लाइन के आसपास। और इसके अंतर्गत कितने विलेज कवर हो रहे हैं, कितने गांव कवर हो रहे हैं, 42 गांव कवर हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो इंडस्ट्रियल एरिया आया उसका नाम है जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। ये 154 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा और ये 9 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा पाली की। ठीक है, नाम तो इसका वैसे जोधपुर है, लेकिन ये पाली के साइड ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या हुआ है, ध्यान से समझिए ज़रा सा। क्या होता है कि कोई भी एक हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया हमें डेवलप करना है, तो मैंने आपको बताया था कि उसका जो इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का मेन काम किसका है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का रीको का काम है। देखिए किसका काम है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में रीको का काम है। ठीक है, तो हमें कहीं पे अगर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना होता है तो हम किसको याद करते हैं, रीको को। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा पूरा का पूरा एरिया डेवलप होगा जोधपुर पाली मारवाड़, पहले तो हमने तो इसको एक स्पेशल नाम दिया, उसका नाम रखा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ठीक है, मतलब अब इस एरिया में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। ये एक स्पेशल रीजन बन चुका है। और क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें करवाना है, लोगों को लालच देके यहाँ बुलाना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह का पहले डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट करने के लिए किसको याद किया हमने, रीको को याद किया। और रीको को याद करके हमने क्या किया, वहाँ पे एक अथॉरिटी बनाई, उसका नाम रख दिया JPMIA डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि क्या करेगी, अब वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, और ये JPMI जो है ये किसके निर्देशन में काम करेगी, रीको के। मतलब रीको की डायरेक्शन में कौन काम करने वाला है, JPMIA। और ये क्या करेगी, डेवलप करेगी किस एरिया को, जोधपुर पाली मारवाड़ रीजन को। ठीक है, समझ में आ गई बात। बस उसका एक स्पेशल नाम दे दिया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है यहाँ, केवल एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना है रीको के निर्देशन में JPMIA को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसा भाई मैंने बात की आपसे जोधपुर पाली मारवाड़ के अंदर, तो भाई ठीक है, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट करेगी। इसके पहले हमने देखा भाई KBNIR खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन जो था, उसके अंतर्गत कैसे होगा भाई, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कौन करेगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन करेगा, तो ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कहूँगा मैं कि जो रीजन डेवलप करने की बात आई, उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक जगह का नाम रखते हैं भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप। ठीक है, इसके अंदर 363 विलेजेस थे, और इसके डेवलपमेंट के लिए हमने एक अथॉरिटी बना दी, उसका नाम था भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। किस अथॉरिटी को बना दिया हमने, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, KBNIR के अंतर्गत बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ समय बाद, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 28 दिसंबर 2020 को, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 363 विलेज थे, 363 विलेज थे, उसके अंदर से 42 विलेजेस को अलग किया। ठीक है, उनके उसके अंदर से क्या किया, 42 विलेजेस को अलग किया, और इन 42 विलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जिम्मेदारी फिर से किसको दे दी, रीको को दे दी। और रीको को जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, एक रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। ठीक है, इन्होंने एक रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, और ये रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होगी, ठीक है, ये भी किसके निर्देशन में काम करने वाली है, रीको के निर्देशन में। ठीक है,
तो मैंने ये बोला कि जो 42 विलेजेस थे 363 में से, वो भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से छीन के किसको दे दिए इन्होंने, रीको को दे दिए, और रीको अब उसे डेवलप करेगा 42 को। और 363 में से बाकी जितने बचे 321 जो बचे, 321 का डेवलपमेंट अभी भी कौन कर रहा है, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ KBNIR के अंदर दो डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, एक तो है भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक है रीको। ठीक है, दो अलग अलग हैं, जबकि यहाँ पर JPMIA के अंतर्गत जो हमारा डेवलपमेंट होगा, JPMIA के अंतर्गत जो डेवलपमेंट होगा वो केवल एक ही डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी, जो उसका नाम है JPMIA। वो किसके निर्देशन में काम करेगी, रीको के निर्देशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आप ये ध्यान रख लें कि भाई ये क्या करते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले लोग होते हैं, जो कि खासतौर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत होते हैं, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, उनसे सामान खरीदती हैं और ये बिकवाते हैं। ठीक है, तो ये दरअसल किसके माध्यम से चलता है, खादी और विलेज इंडस्ट्री राजस्थान में? तो चलता है राजस्थान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के माध्यम से चलता है। ठीक है, ये रन करता है इसको राजस्थान के अंदर। ठीक है, खादी ग्राम उद्योग को कौन रन करता है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। इसमें और कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं आएगा आपके काम यहाँ से। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है भाई, ये तो यहाँ से क्वेश्चन आता है हर साल और इस बार भी आएगा। ठीक है, माइनिंग सेक्टर इन राजस्थान, राजस्थान में खनन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो हम पहले मिनरल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं कि भाई किस प्रकार के यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं राजस्थान में। ठीक है, किस किस प्रकार के खनिज यहाँ पे प्राप्त होते हैं राजस्थान में। तो सबसे पहले ये लाइन लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि यहाँ पे भाई 81 अलग अलग प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, मिनरल्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर, मतलब इतने तो हैं ज़मीन के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी जो परमिशन दी है वो केवल 57 टाइप्स ऑफ मिनरल्स को बाहर निकालने की परमिशन दी है। ठीक है, केवल मतलब 57 प्रकार के खनिज ही अभी बाहर निकाले जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने इनकी परमिशन दी है, 81 सबकी परमिशन नहीं दे रखी। ठीक है, और जो अगली लाइन है वो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 RS में। ठीक है, राजस्थान में ही केवल लेड, जिंक, सेलेनाइट और वोलस्टोनाइट का प्रोडक्शन होता है और पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता। ठीक है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान भाई इनमें से किसका एकमात्र उत्पादक है, सोल प्रोड्यूसर है। तो याद रखिएगा, लेड, जिंक, सेलेनाइट एंड वोलस्टोनाइट का। इसके अलावा सिल्वर, कैल्साइट और जिप्सम का तकरीबन सारा का सारा उत्पादन राजस्थान से होता है। ठीक है, तकरीबन सारा का सारा मतलब मोर देन 50% उत्पादन कहाँ से हो रहा है, राजस्थान से हो रहा है। किसका, सिल्वर, कैल्साइट और जिप्सम का, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान लीडिंग उत्पादक है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब अग्रणी उत्पादक है किसका, बॉल क्ले का, फॉस्फोराइट का, ऑचरे का, गेरू मिट्टी ऑचरे बोलते हैं, स्टेटाइट का, ठीक है, फेल्सपार का और फायर क्ले का। ठीक है, इनका अग्रणी या मैं कहूँ लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, और इसके अलावा सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के अंतर्गत भी, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का भी अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, कौन, राजस्थान। तो ये आपको याद होनी चाहिए डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिएगा, खनिज के ऊपर से 2 या 3 क्वेश्चन तो हर साल आते ही हैं। वो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन वो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ज्योग्राफी के अंदर, बहुत आसान चैप्टर है। उसमें डेटा आपको खूब सारे याद रखने पड़ेंगे। एक बार डेटा याद हो गए तो आपसे वो उसके अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा उसका। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात और लिखी हुई है, 176 माइनिंग लीजेस दे रखी है हमने मेजर मिनरल्स की। ठीक है, जो बड़े हमारे यहाँ पे खनिज मिलते हैं उनके हमने 176 लीजेस बांट रखी है। लीज मतलब होता है किराए पर देना। ठीक है, सरकार को उसके बदले पैसा मिलता है। ठीक है, और छोटे मोटे के आपको याद नहीं रखना है ये। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। अब देखिए, एक सरकारी एजेंसी है या मैं कहूँ कंपनी है, जो कि देखिए ज़मीन से खनिजों को निकालती है। इसका नाम है राजस्थान स्टेट
माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, RSMML, ठीक है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, ठीक है। ये एक सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, किसकी? राजस्थान गवर्नमेंट की। ये इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है। और ये इसका मुख्य काम क्या है? ज़मीन से खनिज को निकालना, जिस भी खनिज के अंतर्गत ये लिप्त है उसे निकालना और उसको बेचना, मतलब उसकी मार्केटिंग करना, ठीक है। ये मुख्य दो काम हैं इसके, ठीक है। अब इसके RSMML के कुछ सब ऑफिस हैं, वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके पहले जो RSMML का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर नहीं है, ध्यान रखना, एग्जाम में उलझ जाता है, ऐसे ही है। कई बार पूछा गया, क्योंकि लोग बच्चों को लगता है कि हर एक ऑफिस का या हर एक कंपनी का, जो बड़ी कंपनी है उसका कहाँ पे होगा? जयपुर, क्योंकि हमारी राजधानी नहीं। इसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है, इसका मुख्य कार्यालय जो है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पे? उदयपुर में है। बाकी इसके सब ऑफिस हैं, या कहें इसके मैं कहूँ सहयोगी ऑफिसेज हैं RSMML के, जो एक तो उदयपुर में है, वो किसका काम देखते हैं? रॉक फॉस्फेट का। बीकानेर में है, जो किसका काम देखते हैं? जिप्सम का। जोधपुर में है, वो किसका काम देखते हैं? लाइमस्टोन का। और जयपुर में है, वो किसका काम देखते हैं? लिग्नाइट का, ठीक है। ऐसे इसके सब ऑफिसेस हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखिए, ये वही बात हो गई, यहाँ पे ये कंपनी भी बहुत बड़ी है, तो इस वजह से ये भी क्या करती है? CSR अपना इम्प्लीमेंट करती है। जो CSR के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको निर्वाह करती है ये, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, कोई बाकी इसका मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके? एक्सट्रैक्शन की, ऑयल एंड नेचुरल गैस की, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे RSMML के बाद, RSMML के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को जब इंडस्ट्री पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तेल एवं प्राकृतिक गैस के बारे में बात करेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, इंडिया जो है वो तीसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, मतलब सबसे ज़्यादा खपत के मामले में हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर में हैं, US और चाइना के बाद, ठीक है। अब देखिए, खपत हमारे यहाँ ज़्यादा है, इस वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे जितना भी ऑयल निकलता है वो हमारी पूर्ति नहीं कर पाता। हमारे यहाँ पे जो हमारी डिमांड है उसका केवल इंडिया के अंदर 16% निकलता है, बाकी का 84% जो ऑयल होता है वो हमें इम्पोर्ट करना होता है। अब ये 16% जो हमारे इंडिया के अंदर निकल रहा है, उसमें से तकरीबन 22 से 23% जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, प्राकृतिक तेल है, जो कच्चा तेल है, वो राजस्थान से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसकी अगर मैं न्यूमेरिक बात करूं तो 7 MMTPA है, 7 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है। MMTPA बोलूँगा अब मैं, ठीक है। तो 7 अमाउंट है, 7 इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये पूरे राजस्थान के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इंडिया का ये कितना परसेंट हो गया? 22 से 23% हो गया, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में भाई कहाँ कहाँ पे ऑयल मिलता है, तो उसकी बात हो रही है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अभी तक खोज हो चुकी है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऑयल है। और ऑयल को, कच्चे तेल को दरअसल बेसिन के हिसाब से बांटा गया है। बेसिन का मतलब है कि भाई एक इलाके को इन्होंने, जहाँ पे कुछ क्लोज डिस्ट्रिक्ट्स पास पास होंगी, उसको एक बेसिन बना दिया इन्होंने, ठीक है। तो पहला बेसिन जो राजस्थान का है वो है बाड़मेर सांचौर बेसिन, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तेल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, ठीक है। बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आती हैं केवल, बाड़मेर और जालोर आती है। इसके बाद जो जैसलमेर बेसिन आता है, ठीक है। जैसलमेर बेसिन के अंदर नेचुरल गैस ज़्यादा है, प्राकृतिक गैस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे तेल कम है, तेल के मुकाबले यहाँ पे गैस ज़्यादा है। जैसलमेर बेसिन में केवल कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आया बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत पूरा बीकानेर जोन आता है। बीकानेर जोन के अंदर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और चूरू आता है, ठीक है। जबकि नागौर अपनी जगह है जो है, ठीक है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आएंगी बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत। इसके अलावा विंध्यन बेसिन आता है। आपको पता है विंध्यन पर्वतमाला कहाँ पर है? कोटा के आसपास का इलाका, हाड़ौती के आसपास का इलाका, तो कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ तो आएगा। इसके अलावा कुछ हिस्से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के भी आते हैं, ठीक है, विंध्यन बेसिन में। विंध्यन बेसिन में देखो भाई, अभी तक कोई यहाँ पे खुदाई वगैरह चालू नहीं हुई है, यहाँ से कुछ भी अभी तेल वगैरह नहीं निकाला जा रहा। ऊपर वाले जो 3 हैं यहाँ पे खोज हो चुकी है,
ठीक है, और बाड़मेर, सांचौर और बेसिन सबसे ज़्यादा तेल निकाला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल बात लिखी गई है कि भाई हमारे यहाँ से जो कमर्शियल प्रोडक्शन था कच्चे तेल का, वो मंगला फील्ड से या मंगला तेल कुएं से चालू हुआ था 29 अगस्त 2009 को। पहली बार राजस्थान में निकला था तेल 29 अगस्त 2009 को। ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी, खोज तो उसके 50 साल पहले हो चुकी थी। ठीक है, थोड़ा बहुत हम निकाल चुके थे, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है, जो बेचने के लिए निकाला जाता है, रिसर्च के लिए नहीं, बेचने के लिए, ठीक है, तो वो हमने शुरू किया 2009 में। ठीक है, और यहाँ पे जो तेल कुएँ हैं कुछ, उनका नाम क्या है, मंगला, भाग्यम, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, और भी बहुत से हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी तो देखिए राजस्थान के अंदर बहुत सारी जगह पे केवल खोज हो रही है तेल की। ठीक है, अभी निकाला नहीं जा रहा। ठीक है, तो जिस पॉलिसी के अंतर्गत हम अलग अलग कंपनियों को जो लाइसेंस देते हैं कि आप खोजिए यहाँ पे तेल राजस्थान में किस जगह है। ठीक है, तो वो किस पॉलिसी के अंतर्गत देते हैं, हेल्प पॉलिसी के अंतर्गत, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत ये उनको छूट दी जाती है कि भाई आप राजस्थान में तेल खोजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तेल की बात कर रहे हैं तो भाई रिफाइनरी तो आएगी ज़रूर। ठीक है, जो रिफाइनरी सेट हो रही है राजस्थान में, उसमें एच पी सी एल की और राजस्थान गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है ना। कितनी हिस्सेदारी है, 74% और 26%। 74% पैसा एच पी सी एल लगाएगा, 26% पैसा राजस्थान गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, इस फैक्ट्री की जो कैपेसिटी होगी वो 9 MMTPA है। ठीक है, और इस फैक्ट्री के साथ, इस रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो हमारे पेट्रोलियम होता है, कच्चा तेल होता है, उसके अंदर कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी सहायता से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना की जाएगी, मतलब यहाँ केमिकल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और ये कहाँ पर हो रहा है काम सारा, पचपदरा बाड़मेर में हो रहा है। ठीक है, इसका काम कब शुरू हुआ था इसको बनाने का, 16 जनवरी 2018 में। ये कितने रुपए में बन के तैयार होगी, 43,129 करोड़ में, 43,129 करोड़ रुपए में बन के तैयार होगी ये रिफाइनरी। ठीक है, और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, मुझे भी नहीं पता क्या होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और 2:1 है, ध्यान रख लेना आप। और ये जो होगी BS6 पे आधारित होगी, और ये पहली प्रकार की है इंडिया में जहाँ पे रिफाइनरी भी है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लेबर के बारे में बात कर रहा है, लेबर के बारे में ये बता रहा है कि भाई स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, हाईली स्किल्ड लेबर के पैसे हमने थोड़े से बढ़ा दिए हैं। वो कितने बढ़ा दिए हैं, एक दिन के इतने कर दिए हैं, 225 रुपये, 237 रुपये, 249 रुपये और 299 रुपये। वो देख लीजिएगा आप, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई किस प्रकार के लेबर के कितने रुपये हैं आज के समय एक दिन के राजस्थान में, और ये नई गवर्नमेंट ने क्या इस वजह से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी भी ऊपर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट निकला है। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट मतलब होता है रोज़गार, रोज़गार विभाग की बात कर रहे हैं। तो रोज़गार विभाग के अंतर्गत कुछ काम का तो है नहीं हमारे यहाँ। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो उससे संबंधित ही बात होगी। अब हमारे यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा होने की वजह से राजस्थान गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इस योजना की शुरुआत हुई भाई 1 फरवरी 2019 को। इसके अंतर्गत क्या है, इन्होंने तकरीबन 2.5 लाख लोगों को चुना। ठीक है, और उसमें मेल्स को 3,000 रुपये महीना और फीमेल्स को 3,500 रुपये। यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर्स और जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको भी 3,500 रुपये महीना क्या दिया इन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया। ठीक है, बेरोज़गारी भत्ता दिया। मतलब अगर आप बेरोज़गार हैं तो सरकार आपको क्या देगी, भत्ता देगी। अगर आप मेल हैं तो 3,000, फीमेल ट्रांसजेंडर या दिव्यांग है तो 3,500 रुपये महीना देगी। केवल 2 सालों तक देगी। ठीक है, अगर 2 सालों तक आपका कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद मिलना बंद हो जाएगा। या फिर इन 2 सालों के अंदर अगर आप एम्प्लॉयड हो जाते हैं, कहीं पे आप नौकरी पकड़ लेते हैं या खुद का कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको ये मिलना बंद हो जाएगी। ठीक है, ये योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ठीक है, तकरीबन 2.5 लाख लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए रोज़गार कार्यालय होते हैं, ठीक है, रोज़गार कार्यालयों का अभी नाम इन्होंने दे दिया मॉडल कैरियर सेंटर। मॉड्यूलर कैरियर सेंटर जो हैं वो 3 जगह पे, भरतपुर, बीकानेर और कोटा में, ये ध्यान रख लीजिएगा आप, ठीक है। अब एक पोर्टल आया राज कौशल पोर्टल, ठीक है। ये कोविड-19 के समय जो माइग्रेंट लेबर्स आए थे पलायन करके, जो श्रमिक लोग आए थे, उनको रोज़गार दिलाने का एक माध्यम है राज कौशल पोर्टल। इस पे क्या होता है, जो कोविड-19 से प्रभावित श्रमिक आए थे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और जो विभिन्न कंपनियां होती हैं जिनको श्रमिकों की आवश्यकता होती है, वो यहाँ से इनका बायोडाटा देख के उनको अपने काम पे बुला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 52.64 लाख मैन पावर यहाँ से जनरेट की गई, ठीक है। मतलब इसके ऊपर इतने लोगों का डेटा था, मतलब 52 लाख 0.64 श्रमिकों ने इस पे रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है। और 9.5 लाख एम्प्लॉयर्स भी इसके ऊपर उपलब्ध हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी RSLDC की, ठीक है। ये कुछ काम का वैसे ज़्यादा है नहीं, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखिए इसका काम क्या होगा, मुख्य रूप से स्किल डेवलप करना, ठीक है, ताकि वो खुद का जीवन यापन आसानी से कर सकें, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकें, ठीक है। ठीक है, ये इसका काम है RSLDC का। इसके अंतर्गत देखिए बहुत सारी योजनाएं वगैरह हैं, हमें इतने सब में दिमाग नहीं लगाना। आप तो केवल यहाँ देखिए 2-3 शब्द हैं जिनका मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो है राज क्विक, एक है सक्षम और एक है समर्थ। इन शब्दों का जो भाई यूज़ किया गया है, या इनका संबंध जो है वो किससे किया गया है, स्किल डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का ही आएगा कि भाई इनका संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से इनका संबंध है, ठीक है। अब देखिए स्किल डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में कई स्कीम्स चल रही हैं अलग अलग विभागों की। तो आपको यहाँ कौन सा विभाग कौन सी स्कीम चला रहा है वो आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में क्या पता इसको पूछ ले, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इजीली आपको मिल जाएंगी। चलिए इसी के साथ ही होता है चैप्टर समाप्त। मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं क्योंकि वो बहुत बेकार चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल यूज़ नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ा है केवल इसी में से क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आज भी देखिए 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। और मैं देखिए 300 पन्नों में से 117 पेजेस मैं अभी तक ख़त्म कर चुका हूँ, तकरीबन 5 क्लासेस के अंतर्गत अंदर ही, ठीक है। तो मुश्किल से मुझे 5 या 6 क्लासेस और लगेंगी और मैं पूरे के पूरा इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों का समाप्त कर दूंगा। आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, साथ में थोड़ी हिम्मत दिखाइए, और ये सर्वे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ लीजिए। आपके कम से कम 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। इतने तो आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चंस तो आएंगे आएंगे इसके अंदर, ठीक है। आप हताश ना हो बिल्कुल भी। मैं ज्योग्राफी के लेक्चर्स डालने में मुझे पता है थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे आजकल थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मेडिकल भी है मेरा, तो इस वजह से मुझे क्या है वक्त नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं जैसे ही उन सब चीज़ों से फ्री होऊंगा तो मैं डेफ़िनेटली ज्योग्राफी को फिर से स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, परेशान ना हो, मैं डेफ़िनेटली आगे भी चीज़ें पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।